तो एक अनाउंसमेंट है कि भाई ये जो आज मैं 2-3 न्यूमेरिकल जो भी कराऊंगा, मतलब इस वीक में आपके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको संडे मतलब मंडे मॉर्निंग से पहले सबमिट करने होंगे। ये न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि इफेक्टिवनेस से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। In order to reduce the temperature of hot water from 80 degrees Celsius to 60 degrees Celsius, using cold water that entered at 20 degrees Celsius and leave at 40 degrees Celsius. What should be the possible arrangement of flow? Determine the exit temperature for the double flow rate of fuel. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने जो गिवन डेटा था उसने अपना लिख लिया, TH1 80 डिग्री सेल्सियस, TH2 60 डिग्री सेल्सियस, TC1 20 डिग्री सेल्सियस एंड TC2 40 डिग्री सेल्सियस। सो अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये दोनों वैल्यूज क्लोज हो रहे हैं ना, तो TC2 इज लेस देन TH2। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अगर ये 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता और ये एनी हाउ 45 डिग्री सेल्सियस, सिस्टम बताइए क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों? मैंने क्या बोला, अगर आपने मतलब LMTD का न्यूमेरिकल्स किया है, आपने डेरिवेशन ईमानदारी से सॉल्व किया होगा, तो ये क्वेश्चन किस तरीके से, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो मैंने वाटर को स्टीम को एंटर कराया, हॉट वाटर को, जो बाहर आया 40 डिग्री सेल्सियस पे, और 20 डिग्री सेल्सियस का कोल्ड वाटर जो है वो अंदर जाता है और वो 45 डिग्री सेल्सियस पे बाहर निकलता है। मतलब ये जो है वो कोल्ड वाटर है और ये जो है ये हॉट वाटर है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये सिस्टम पॉसिबल है? अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों? याद रखिएगा ना, ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वाइवा के टाइम पे आते हैं, तो कुछ मतलब आंसर्स जरूर दीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से नहीं पता है, तो इसका आंसर है सर ये सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अगर ये 45 डिग्री पे आया, मान लो इस पॉइंट पे ये 45 डिग्री पे आया, ठीक है, और ये वाला टेम्परेचर 45 मतलब ये यहाँ पे 45 तक आ चुका है, तो उसके बाद रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा, बराबर है। और बाय डिफॉल्ट अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कंटिन्यूअसली भी रहा, तो ये जब दोनों टेम्परेचर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली फ्लो पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स ये सिस्टम बन ही नहीं सकता है जिसका आउटलेट 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए और कोल्ड वाटर का आउटलेट जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस का। मतलब यहाँ पे आपको एक हिंट मिलती है कि इन फ्यूचर जब भी आप हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन करेंगे या फैब्रिकेट करेंगे, तो आपको ये बात याद रखनी होती है कि जो आउटलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर है वो हमेशा 5 या 10 डिग्री कोल्ड वाटर ऑफ आउटलेट से ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरी और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, ये बात मैंने अभी कुछ दिन पहले सीखी है। एक्चुअली जब हम मतलब दो न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, तो दो न्यूमेरिकल में एक हमने ये लिया कि दोनों पैरेलल फ्लो है, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल लिया जो दोनों काउंटर फ्लो है, मतलब ये एक दूसरे के काउंटर फ्लो है। तो जब आप इससे LMTD निकालते हो, ठीक है, क्या निकाल रहे हो? LMTD निकाल रहे हो, डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2। तो आपको पता है यहाँ, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो ये 80 डिग्री सेल्सियस है, ये 60 हुआ, और ये 20 डिग्री सेल्सियस है और ये 40 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, ये 80 डिग्री सेल्सियस है और ये 55 हो गया, या 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, और ये 20 डिग्री सेल्सियस है जो 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आप जब LMTD निकालते हो, तो LMTD केवल आप एक का ही लेके निकालते हो,
मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक का ही लेके निकालना मतलब क्या हुआ, केवल 80 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 20, आप इसको लिखते हैं ना डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 अपॉन नेचुरल लॉग डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2। तो जब आपने ये पैरेलल फ्लो का निकाल लिया, तो यही सेम रीडिंग्स रख के आपको काउंटर फ्लो का भी निकालना है। मतलब क्या, ये वाला जो केस है ना, जब ये लेके अगर दोनों को कैलकुलेट करोगे तो दोनों से आंसर्स गलत आएंगे। तो आपने अब क्या किया, सेकंड क्या किया, अब इसको आपने 20 कर दिया और इसको आपने 40 कर दिया। अब इसके बेसिस पे आप काउंटर फ्लो का LMTD निकालोगे। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे। चलिए, तो अल्टीमेटली उसने बताया कि TC2 इज ग्रेटर देन लेस देन TH2, parallel flow arrangement is possible and hence heat exchanger must be operated in parallel flow mode. So here both the fluid have the same temperature difference, means R1 की वैल्यू, मतलब ये दोनों को जब आप दोनों को माइनस करोगे तो उसकी भी 20 आएगी और इसकी भी 20 आएगी। तो R की वैल्यू जो है 1 हो गई, मतलब C मैक्सिमम की वैल्यू C मिनिमम के इक्वल हो गई। So in this regard, मतलब मेकिंग एनर्जी बैलेंस ऑफ टू फ्लूइड्स क्या हो जाएगा, तो MCP डेल्टा T ऑफ कोल्ड फ्लूइड इज इक्वल टू MCP डेल्टा T ऑफ हॉट फ्लूइड। अब अल्टीमेटली ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल है, मतलब CC एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये अल्टीमेटली ये जो निकाला है उसने यहाँ पे प्रूफ करके बताया कि R इज इक्वल टू क्या होगा, C मिनिमम अपन C मैक्सिमम, जो इक्वल हो गया 1 के। तो मतलब इफेक्टिवनेस क्या होगा, तो इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला है TH1 माइनस TH2 अपॉन TH1 माइनस TC1। तो ये जब निकालोगे तो आपका आ गया इफेक्टिवनेस। अब इफेक्टिवनेस मतलब ये, सॉरी इफेक्टिवनेस मतलब ये एप्सिलॉन निकाल लिया आपने। अब इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर निकालोगे, मतलब NTU की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला क्या है, इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू 1/3 और 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस NTU 1 प्लस R अपॉन 1 प्लस R। मतलब अल्टीमेटली इसके बेसिस पे आप यहाँ पे NTU नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट फाइंड आउट कर लोगे। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट आया 0.549। Okay, so when flow rate of fluid are double, the thermal capacity rate of hot and cold fluid was still equal, and according to the heat capacity ratio, R will be the unity. Means ये आपका GTU नहीं, ये अब आपके लिए गेट का क्वेश्चन हो गया। गेट का क्वेश्चन इसलिए हुआ कि अगर गेट के क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस पूछे हैं, सबसे पहला T1 T2 T3 और T4 की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल देगी, मतलब दोनों का डिफरेंस जो अगर सेम दिया तो वो आपसे पूछेगा कि हीट कैपेसिटी रेशियो की वैल्यू बताइए। तो 0 1 नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, तो आपको 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने अभी पता कर लिया है। दूसरा उसने बताया कि अगर आपका फ्लो रेट डबल भी कर दिया जाए तो ये डबल करने की वजह से थर्मल कैपेसिटी मतलब आर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आर ऑलवेज यूनिटी मेंटेन करेगा। तो अगर आर ऑलवेज यूनिटी मेंटेन की तो क्या हो गया, एम सी, अगर न्यू है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एम सी इंटू ओल्ड, मीन्स NTU इज इक्वल टू U अपन C मिनिमम और 1/2 ऑफ NTU और 1/2 ऑफ जो आपने पहले निकाल लिया वो वैल्यू। तो इसके बेसिस पे आप NTU पुराना और NTU नया निकाल लोगे। अब अगर आपके पास NTU की वैल्यू आ गई तो अल्टीमेटली इफेक्टिवनेस कितना होगा, तो इफेक्टिवनेस एप्सिलॉन इज इक्वल टू दिस होल टर्म, मतलब अल्टीमेटली आपने इफेक्टिवनेस निकाल लिया। ये देखो यहाँ पे इफेक्टिवनेस 3.33 हो सकता है और यहाँ पे इफेक्टिवनेस जो है 0.2112, मीन्स इंडिकेट कर रहा है कि अगर फ्लो रेट बढ़ गया, ठीक है, मतलब जस्ट डबल हो गया, तो इफिशियंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के टर्म्स में क्या है, TH1 माइनस TH2 अपॉन TH1 माइनस TC1, ये क्या बोलते हैं अपन लोग, डेल्टा T ऑफ H अपॉन में T Q मैक्स, इसी तरीके से TC2 माइनस TC1 अपॉन TH1 माइनस TC1। अब इसके बेसिस पे अब आपको सेकेंड वाला निकालना। सेकेंड वाला कैसे निकालोगे, तो देखो मतलब ये यहाँ पे आ गया ना, मैं इस वाले इक्वेशन पे आ गया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू TH1 माइनस TH2 अपॉन TH1 माइनस TC1। अब मेरे को TH2 की वैल्यू निकालनी है,
तो TH2 इज इक्वल टू क्या होगा, TH1 माइनस दिस होल टर्म, और अल्टीमेटली जो मेरी वैल्यू आई वो आई 67.328। मतलब जब मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तो मैंने उसको 60 डिग्री रखा था, लेकिन जब मैंने ये बताया कि अगर ये क्वेश्चन जो है ये अगर पैरेलल फ्लो माइनर में जाएगा तो पैरेलल फ्लो में एक्चुअल जो मतलब क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर जो होगा, सॉरी हॉट वाटर जो होगा, वो 60 नहीं 67.328 डिग्री सेल्सियस होगा। सिमिलरली कोल्ड वाटर टेम्परेचर कितना हुआ, तो वो हुआ 32.672, मतलब जो 40 डिग्री सेल्सियस था वो 40 में 32.67। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, फ्लू गैसेस एट 800 डिग्री सेल्सियस, Cp की वैल्यू देकर रखिए, विथ फ्लो रेट ऑफ 4 kg per second. The air on other side is flowing with 6 kg per second at 400 degrees Celsius inlet temperature and 551.5 degrees Celsius at the outlet. Take U is equal to 100 watt per meter square Kelvin. Determine first heat transfer, area needed, and second NTU. चलिए, तो अल्टीमेटली आपके पास मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड और मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड देख रखा है, यू की वैल्यू देख रखा है, CpH एंड CpC, ये वैल्यू इसको देख रखा हुआ है ना, ये 1.1 किलो जूल की जगह पे उसने जूल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया 1100 जूल पर केजी केल्विन। अब TC1 देखे रखा है, TC2 देखे रखा है और TH1 देखे रखा है। अल्टीमेटली आपको सबसे पहले एप्सिलॉन निकालना पड़ेगा, एप्सिलॉन की वजह से TH2 निकल जाएगा, NTU निकल जाएगा, और इसके बेसिस पे आपका जो फॉर्मूला था क्या, U इंटू ए इंटू एल एन टी डी या एप्सिलॉन वाला, उस बेसिस पे आप लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया अपन ने, CC निकाल लिया, कैपेसिटी हीट कैपेसिटी रेशियो, एम सी CpC इज इक्वल टू दिस वन। इसी के देखिए से CH निकाला तो CH भी आया। अब देखो इस स्टेटमेंट क्या दिया, CH इज लेस देन ऑफ CC, मतलब C मिनिमम जो हो गया वो CH हो गया और C मैक्सिमम जो हो गया वो CC हो गया। तो Q इज इक्वल टू क्या हुआ, MCP डेल्टा T ऑफ कोल्ड वाटर। हमने इसकी बेसिस पे हमारा Q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब जब ये Q की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है तो अब दूसरा इक्वेशन चला सकते हैं अपन लोग। क्या है इक्वेशन, इक्वेशन है एक मिनट में, ये दिया हुआ इक्वेशन क्या, MHCpH TH1 माइनस TH2। आपको इसकी वैल्यू दी हुई नहीं थी, तो अब ये वैल्यू निकल जाएगी, बाकी सब कुछ आपके पास है। तो इसके बेसिस पे आपका TH2 निकल गया। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है, U इंटू ए इंटू लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। अब लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, तो थीटा1 माइनस थीटा2 अपॉन नेचुरल लॉग थीटा1 माइनस थीटा2। चलिए अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसने ये वेल नोन है कि ये काउंटर फ्लो है। अब ये कैसे पता चला कि ये काउंटर फ्लो है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अब मुझे आपको बताना है कि ये काउंटर फ्लो कैसे हुआ। भाई कोई लेक्चर में है, हेलो हेलो, कोई लेक्चर में है? वेरी गुड। आप अगर आपको समझ में कुछ समझ में आया, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मोबाइल को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अरे यार दिया तो वो है, ठीक है, ये वर्ड दिया हुआ है इसलिए हमने काउंटर फ्लो लिया, लेकिन अब जस्ट इमेजिन करो कि मैंने ये वर्ड यहाँ से गायब कर दिया। अब मुझे आप बताइए कि मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि ये काउंटर फ्लो है। चलो मैं हेल्प करता हूँ, देख लिखा हुआ है अ हीट एक्सचेंजर hot flue gases of 800 डिग्री सेल्सियस विथ फ्लो रेट ऑफ 4 kg per second। ठीक है,
मतलब एक हीट एक्सचेंजर में हमने ये हॉट फ्लू गैसेस पास किया, द एयर ऑन द अदर साइड, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बात, मतलब जहां से मैंने एंटर किया उसके अदर साइड से जो है वो कोल्ड हीट को एंटर कर रहा है। तो जब जब अदर साइड होगा तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये काउंटर फ्लो का केस है, तो आपको काउंटर फ्लो यूज करना है। ठीक है, चलिए, तो आपने ये काउंटर फ्लो लगाया, काउंटर फ्लो के बेसिस पे आपका LMTD आ गया। अब देखो LMTD दे दिया, U दे दिया, Q दे दिया है, तो अल्टीमेटली आपका एरिया आ गया। अब यही एरिया जब यहाँ पे आपका एरिया निकल जाएगा ना, तो आपका ये एन जो है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, जो मैंने आपको बताया था। क्या ये जो एरिया दिया हुआ है एक्चुअली ये लिखा हुआ है एन इंटू डायमीटर इंटू लेंथ। मतलब मार्केट में आप सर्वे करेंगे कि भी कौन सा ट्यूब जो है हमारे पास अवेलेबल है। दूसरी बात, अब तुम बोलोगे कि सर एक काम करते हैं ना, बहुत छोटा वाला लगा देते हैं, तो इसकी वजह से क्या है मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन छोटे वाले के साथ एक बात याद रखना है कि उसको क्लीनिंग भी करना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हॉट फ्लूइड उसमें से पास हो जाता है ना, तो उसके अंदर स्केलिंग की प्रॉब्लम होती है, तो ये स्केल्स को हटाने के लिए मजदूरों का यूज़ करना पड़ता है। तो अब जस्ट इमेजिन करिए कि इतने छोटे से अगर पाइप में आप क्लीनिंग नहीं कर पाए तो अल्टीमेटली रिप्लेस करना पड़ेगा, और अगर रिप्लेस करने के लिए क्या मतलब जो काम 1 या 2 दिन का था वो 1 या 2 महीने में खत्म हो। ठीक है, तो आपको हमेशा यह मतलब जब एज एन इंजीनियर आप जजमेंट लेते हो तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1/2 इंच 1 इंच 2 इंच 3 या 4 इंच का आप जो भी पाइप डिसाइड करो उसकी क्लीनिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए। चलिए, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया 3 इंच पाइप, आपके पास एन जो है, अब देखो एन के लिए अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला यूज करोगे डी और एन, सॉरी डी और एल। मैंने यहाँ कैपिटल क्यों लिखा है, क्योंकि ये मैं सेल के लिए बता रहा हूँ ना। तो सेल में अगर मुझे ये पता है कि मैं 2 मीटर का पाइप लूँगा, तो अगर मुझे ये पता चल गया कि डिवाइडेड बाई 2 हो गया, मतलब 24 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस ये डायमीटर हो गया, मतलब लेंथ जो है वो 12 मीटर का हो जाएगा। अब बोलोगे सर इतना कहीं होता है, मतलब बिल्कुल ठीक है। आप क्या करोगे, इसको और छोटा सा करोगे, छोटा मतलब लेंथ की वैल्यू मैंने मान लो 10 ले लिया, ठीक है 10 मीटर ले लिया, तो अगर 10 मीटर ले लिया तो अगर मैं इसको यहाँ 10 से डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा 4.8, मतलब डायमीटर कितना हुआ तो 2.4 मीटर। मैं आप जैसे एक इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ। अब देखो ये 2.4 का डायमीटर का आपने सेल का क्या बोलते हैं रेडियस लिया है, या 4.8 डायमीटर लिया है। अब ये डायमीटर के बाद आपको क्या करना है, ट्यूब्स को अरेंजमेंट करना है। तो ट्यूब का अरेंजमेंट करने का आपके पास 2 तरीका है। पहला तरीका, आप ऑटोकैड सीखिए, ऑटोकैड में एक्चुअली पिक्चर बनाइए, और एक्चुअल पिक्चर के बाद अब यहाँ पे आप जो है आपने देखा होगा कि जब भी डायग्राम्स बनाते हैं तो वो हमेशा बिल्कुल क्लियर फॉर्मेशन में बनाते हैं। तो जब आपने कुछ डिसाइड करके वो यहाँ पे बनाया, ठीक है, यहाँ पे बनाया, उसके बाद एक बात याद रखना ना कि आपको जो आपका अरेंजमेंट है ना वो कुछ इस तरीके से होगा ना, ये उसके बाद ये, मतलब ऊपर की ओर वो कम ही होता जाएगा। आप किसी भी वर्कशॉप में जाओगे या मतलब लैब्स वगैरह में जाओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि वो इसी पैटर्न में फ्लो करते हैं, वो कुछ भी उठा के नहीं पटक देते ना, ये बात याद रखिए। तो इस पैटर्न में जाओगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। या दूसरा, एन डी, सॉरी एन स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी, अगर मैं लिख दिया, एन की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कर दोगे तो तुमको एन की वैल्यू पता चल जाएगा, मतलब कितने नंबर ऑफ ट्यूब्स वहाँ लगनी है। चलिए, तो आपका ये फाइंड आउट हो गया। उसके बाद आया नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट इज इक्वल टू यू अपॉन यू ए अपॉन में सी मिनिमम, जो आया 1.09, जो आपका क्वेश्चन खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सरफेस कंडेंसर स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज एंटर्ड विथ एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड गैस is 2160 किलो जूल पर केजी।
there is no subcooling in the condenser. The cooling water entered at 15 degrees Celsius and leave at 75 degrees Celsius with the flow rate of 200 किलोग्राम पर आवर. तो एज एन इंजीनियर आपको ये याद रखना है कि ये 200 किलोग्राम पर आवर जो है, अब आपको उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देना है. तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 3600 कर देना. Determine length of tube and steam condensation rate, assuming that the tube diameter 25 mm. Use NTU method only. देख लो क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जहाँ केवल वो बोलते हैं आपको केवल NTU मेथड ही यूज करना है. चलिए, so take Cp of water is equal to 4 kJ per kg Kelvin. तो अब अगर आपको याद होगा तो हमने दो वर्ड्स पढ़ा था, कंडेंसर और एक वर्ड था इवापोरेटर. ठीक है, तो जब मैं कंडेंसर की बात कर रहा हूँ तो कंडेंसर में मेरा टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर एट इनलेट एंड आउटलेट दोनों सेम होता है, और इवापोरेटर में टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर इनलेट माइनस आउटलेट जो है वो सेम होता है. सॉरी, इनलेट इज इक्वल टू आउटलेट दोनों सेम होता है. तो आप TH1 इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस, TH2 इज इक्वल टू 75 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे ये देख रखा है कि TH1 माइनस और TH1 इज इक्वल टू TH2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस. मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड वाटर 200 kg पर सेकेंड, जो हमें बाद में चेंज करना है. HFG की वैल्यू देके रखा है, CC की वैल्यू आपके पास देख रखी है. अब CC की वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो एक्चुअली इसमें CP की वैल्यू देके रखा है, लेकिन देखो यहाँ पे पर केजी लिखा हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा है पर केजी कैलोरी. पर केजी लिखा है मतलब m की वैल्यू अगर नहीं दी है तो आप 1 मान के बिल्कुल बिंदास आगे बढ़ सकते हैं. और डायमीटर देके रखा है 25 mm, तो आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया. आपको अल्टीमेटली लेंथ ऑफ द कंडेंसर फाइंड करनी है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू CH माइनस TH2 अपॉन C मिनिमम TH1 माइनस TC1. मेरे ख्याल से ये सारी वैल्यूज आपके पास दी हुई है, जिससे आपका एप्सिलॉन निकल जाएगा. अगर एप्सिलॉन निकल गया तो आप इसके बेसिस पे NTU निकाल सकती है. क्या कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस NTU. अब नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट जो होता है वो होता है U इंटू A अपॉन C मिनिमम. अब देखो ओवरऑल हीट ट्रांसफर C मिनिमम ये आ जाएगा, तो आपका एरिया जो है वो पाई DL के साथ आप भिन्न कर सकते हैं. तो आपके पास NDU दिया हुआ है, C मिनिमम दिया हुआ है, U ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिया है क्या, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है. आई थिंक इन्होंने ये चीज को कंसिडर किया है ना, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू मुझे यहाँ नहीं दिख रही. क्वेश्चन में मिसिंग होगा. तो ये है 860 इंटू पाई इंटू टी निकाल लोगे तो इससे लेंथ ऑफ द कंडेंसर पता चल जाएगा. फ्रॉम एनर्जी बैलेंस ऑन स्टीम एंड कूलिंग वाटर, अभी जो आपको दूसरा पार्ट निकालना है, क्या निकालना था भाई, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ट्यूब एंड स्टीम कंडेंसर रेट. स्टीम कंडेंसर रेट निकालने के लिए मतलब आपको मास फ्लो रेट की बोल रहा था. तो फ्रॉम एनर्जी बैलेंस ऑन स्टीम एंड कूलिंग वाटर क्या हो गया, m इंटू HFG इज इक्वल टू MC CPC TH2 माइनस TC1. अब इससे अल्टीमेटली आपका मास फ्लो रेट आप निकाल सकते हैं. चलिए, ये क्लास लास्ट क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, बाद में आपके ऊपर लोड पड़ जाएगा. चलिए, कह रहा है द सरफेस कंडेंसर, फिर से कंडेंसर आ गया, यूज इन पावर प्लांट हैविंग 100 मीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर. देखो सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है विथ 12 नंबर ऑफ ट्यूब्स. मैं अगर यहाँ तक की बात समझ गया तो मुझे ये क्वेश्चन याद आ गया. कैसे याद आ गया, तो देखो कहाँ गया, यहाँ पे ये आ गया. ठीक है, नहीं हाँ यहाँ पे आया. उसने क्या किया कि पाई DL की वैल्यू देके रखी है, C मिनिमम की वैल्यू देके रखी है, तो मेरा NTU निकल जाएगा. अगर NTU निकल गया तो इससे मैं इफेक्टिवनेस निकालूंगा, और अगर इफेक्टिवनेस दे दिया तो इसमें से TC2 और इसमें से TH2 वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है,
The flow rate of cooling water is 1.1 kg per second. The inlet and outlet temperature of cooling water is 25 and 60 degrees Celsius. Determine mass flow rate of steam. U, NTU and effectiveness. Take HFG is equal to 2256 kilojoule per kg. बराबर है? चलिए, एन की वैल्यू दे के रखिए, डी की वैल्यू दे के रखिए, एच की वैल्यू दे के रखिए, सी टी मतलब टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर एट आउटलेट टेम्परेचर दे के रखा है, इनलेट टेम्परेचर दे के रखा है, मास फ्लो रेट आपके पास है नहीं, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट नहीं पता, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट नहीं पता है, और H1 इज इक्वल टू H2 100। फिर इसने गोलोचा मारा है। एक्चुअली ये जो 2257 है ना, मे बी ये 100 डिग्री सेल्सियस की इंथैल्पी है शायद, ये अपन लोग बाद में एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे ना, आप याद दिलाना मुझे। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस दे के रखा है, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर जो है वो 1.1 दे के रखा है, स्टीम का नहीं दिया है लेकिन वाटर का दे के रखा है। तो अल्टीमेटली इफेक्टिवनेस निकालना है। चलो, तो द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम एम सी इज इक्वल टू एम एच की वैल्यू, मतलब हीट लॉस बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर, मीन्स क्यू की वैल्यू देकर रखा है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एम एस इंटू एच एफ जी इज इक्वल टू एम सी सी पी सी दिस। अब इससे आप मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम निकाल सकते हो। ठीक है, जब मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम निकल गया तो आपका Q का फॉर्मूला हुआ एम सी सी पी सी टी सी टू माइनस टी सी वन। अब ये बेसिस पे आपका Q की वैल्यू निकल गया, तो ये देखो Q है। अब Q इज इक्वल टू यू इंटू ए इंटू एल एम टी डी। अब एल एम टी डी के लिए आपके पास 100 दे के रखा है, 2560 दे के रखा है, तो आप लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लोगे। आपके पास एरिया दे के रखा है, Q इज इक्वल टू यू इंटू ए इंटू एल एम टी डी। इससे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकाल लेना है। अब अगर आपके पास एंटी यू मतलब यू दे के रख लिया है, तो दो तरीका है ना एंटी यू निकालने के, वन माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ एंटी यू, एक तरीका वो हुआ, और दूसरा एंटी यू इज इक्वल टू यू इंटू ए अपॉन सी मिनिमम। यू की वैल्यू है, ए की वैल्यू आपने निकाल ली, सी मिनिमम निकाल लिया, तो आपका एंटी यू का वैल्यू आ जाएगा। और अच्छा, इफेक्टिवनेस अब बाद में निकालना, तो इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू वन माइनस ई रेस टू पावर सॉरी एक्सपोनेंशियल रेस टू पावर माइनस एन टी यू, इससे उसने इफेक्टिवनेस। ठीक है, ये चार क्वेश्चंस आपको आज घर में बैठ के शांति से करना है।